नमस्कार दोस्तों। आखिर भारतीय जनता पार्टी से अंडरस्टैंडिंग किसकी है? कौन असल में उसके लिए काम कर रहा है? और इस देश में गांधी के राम से नफरत किसे है? कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है और तुष्टीकरण कर रहा है? इस देश के अंदर कौन है जो इस देश की व्यवस्थाओं को खत्म करने पर लगा है और इस देश में नफरत का वातावरण बना रहा है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जो विश्वास था उसे खत्म कर रहा है? जी हां, सवाल यही। बेलगामी में 100 साल पहले जहां महात्मा गांधी में सरदार पटेल की अगुवाई में आंदोलन शुरू किया था 1924 का और अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू और नेता वहीं पर कांग्रेस पार्टी की CWC की एक्सटेंडेड मीटिंग हो। दमनकारी नीतियों से तंग आकर उस मीटिंग में महात्मा गांधी ने संकल्प भी लिए जा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लॉर्ड इरविन ने वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा के उत्तर में कि सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस देश की चुनावी प्रक्रिया पर से लोगों का यकीन उठ रहा है। वहां नमक बनाया, इसे चिंता का विषय। या नमक सत्याग्रह। न्यूज लॉन्ड्री ने इस आंदोलन ने एक पूरा एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उसने सिर्फ 3 लोकसभा सीटों का एनालिसिस करके बता दिया कि कैसे चुनाव लूटा जाता है, कैसे बेईमानी से जीता जाता है। ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा। चुनावों में जीत हार तो सामान्य बात है, लेकिन जब जीत के पीछे साजिश छिपी हो तो सवाल उठना लाजमी है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भाजपा ने चुनावी जीत हासिल करने के लिए वोटर लिस्ट से नाम काटने की एक गहरी साजिश रची। चलिए न्यूज लॉन्ड्री के सैंपल सर्वे के आंकड़े देखते हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा ने विरोधी समाज के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए। यूपी के फर्रुखाबाद, मेरठ और दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट पर भाजपा ने मुस्लिम, यादव और जाटव समाज के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए हैं। चलिए मेरठ का उदाहरण लेते हैं, जहां भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल ने केवल 10,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक इस बूथ पर 27% वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। सिर्फ मेरठ ही नहीं, फर्रुखाबाद की विधानसभा सीट पर भी भाजपा ने चुनावी धोखाधड़ी का खेल खेला। यहां भाजपा को सिर्फ 2,738 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली और स्थानीय विधायक ने बड़े पैमाने पर वोट डिलीट करवाए, जिससे भाजपा को फायदा हुआ। अब बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग भाजपा के इस खेल की निष्पक्ष जांच करेगा? अगर नहीं, तो क्या यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? इस खुलासे ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या चुनाव आयोग इन गड़बड़ियों की जांच करेगा या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा? यह देखना बाकी है। पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बात कि कैसे जीतने के लिए क्या क्या साजिशें रची जाती हैं। बहरहाल जब ये सारी बातें आती हैं तो एक बड़ी बात आती है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम किसी से झुकने वाले हैं, क्योंकि हम नेहरू गांधी की विचारधारा और बाबा साहब के सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे पास विचारों की ताकत है, गांधी नेहरू की विरासत है और महान नायकों की धरोहर है। हम यही संदेश देकर लौटेंगे। और बीजेपी आरएसएस ने भारत के संविधान का, तिरंगे का, गांधी, नेहरू, अंबेडकर सभी का अपमान किया है, उनकी आलोचना की है और सभी का विरोध जिस ढंग से किया, उनके पुतले फूके, इससे आप समझ सकते हैं कि यह नफरत की विचारधारा है। वो बता देते हैं कि गांधी जी कहते थे कि सत्य तब भी टिकता है जब उसके पक्ष में जन समर्थन नहीं होता है। हमारे पीछे तो सत्य भी है
और करोड़ों लोग भी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की यह बात पूरी तरह से सही साबित होती है, क्योंकि वह बता रहे हैं कभी वोटरों के नाम सूची से काट दिए जाते हैं, कभी उनको मत डालने से रोका जाता है, कभी वोटर सूची संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, कभी वोट डालने के बाद अंतिम समय में वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये कुछ सवाल उठते रहते हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, मगर कोई संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिला है। बड़ी बात, लड़ाई इससे लड़नी है, लेकिन लड़ाई कुछ और हो रही है। लड़ाई क्या हो रही है, इस पर ही बात कर लीजिए। पहले यीशु मसीह का जन्मदिन था, यानी बड़ा दिन था, जिसे हम लोग क्रिसमस भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। उस दिन पर जिस तरह से हमले किए गए, इंदौर में जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर अपनी डिलीवरी देने जा रहा था, स्वेच्छा से पहने हुए था, हिंदू भी था, और जब वो जाता है तो नफरत से भरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी के लोग उसको रोक लेते हैं, धमकाते हैं, उससे वो कपड़े उतरवा लेते हैं। कोई बात नहीं, निकालो निकालो निकालो, जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, ये रख दो, इधर रखो। ये नीचे की लोअर भी निकालो। चलो, हाँ चलो, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और न जाने क्या क्या नसीहत देते हैं। सोचिए कि इस तरह की सोच है। लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में, जिसे मैं बचपन से देख रहा हूं, वहां पर अचानक पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, और वहां पहुंच के उनके कार्यक्रम में विघ्न डालते हैं। वैसे ही जैसे एक वक्त में कहा जाता है, पुराणों में जो वर्णित है, कि राक्षस डालते थे। वो वहां जाकर हरे राम हरे कृष्णा करके, और कोई उनसे हरे राम हरे कृष्णा कोई आदर के भाव में वो नहीं ले रहे हैं, वहां पर उन्हें वो अराजक दिखा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि नफरत के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रेम का प्रतीक। आप सोचिए, यह धर्म है। उधर रोहतक में स्टेज से चिल्लाते हैं और फिर उसके बाद में वहां बलवा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो तमाम जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो बताता है। और सरकार इन सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की थी, और उसने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। असल में आपको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस न तो आपके हितैषी हैं, न राम के हितैषी हैं। यह भी साबित हो गया जब पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी, तब जब गायिका ने रघुपति राघव राजा राम गा दिया, तो उससे इन्हें तकलीफ हो गई और इस पर उसे रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि यह भजन महात्मा गांधी जी गाया करते थे। अब महात्मा गांधी गाते थे, तो महात्मा गांधी के राम और भाजपा के राम अलग हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सॉरी, हाँ, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो वहां रोक दिया गया, और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे अश्वनी चौबे ने रोक करके जय श्री राम के नारे लगाने लगे। कोई कार्रवाई नहीं करती है। इससे समझ में आता है, यदि कोई किसी और धर्म का व्यक्ति सामने इस तरह से कर देता तो क्या गुजरता उस पर। इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से हो रहा है। अब
भाजपा और संघ के लोग क्या कर रहे हैं कि गिरजा घरों पे जो मंदिर शब्द इस्तेमाल होता है, टेम्पल शब्द, उसको हटाइए, वो नहीं चलेगा। जबकि उन्हें शायद पता नहीं है कि टेम्पल शब्द लैटिन से बना है और लैटिन शब्द की उत्पत्ति है और वो हर धर्म में इस्तेमाल होता है। तो उसे आप जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में नफरत का माहौल है और सरकार तुष्टीकरण में लगी है। तुष्टीकरण सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं होता है, बहुसंख्यकों का भी होता है। तो यहां अल्पसंख्यकों को मारो और बहुसंख्यकों पर यह करो। दूसरी तरफ दिखावा करने के लिए नरेंद्र मोदी एक चर्च के कार्यक्रम में दिल्ली में पहुंच जाते हैं, वो भी हम सब ने देख लिया है। तो यानी ये दो चेहरे हैं, खाने का दांत दूसरा, दिखाने का दूसरा। अब आ जाइए, एक आम आदमी पार्टी जिसका जन्म आरएसएस से हुआ है। आरएसएस प्रायोजित जो विवेकानंद फाउंडेशन है, जो नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, वो उसके फाउंडर अध्यक्ष थे। और इसमें चाइना का भी पैसा है, इसमें पैसा लगा हुआ है अमेरिका के भी कुछ और उसका और तमाम जगह का। उस पैसे से यह प्रायोजित था और उसमें अन्ना को लाकर के पेश किया था। और जिस तरीके से बदनाम किया गया, उस सबने देखा कि मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार को, जो यूपीए की सरकार थी, उसे बदनाम किया गया, उसे भ्रष्ट बताया गया, सब कुछ बताया गया, तमाम आरोप लगाए गए। और उन आरोपों पे लोकपाल से लेके तमाम चीजों के लिए जिद पाली जा रही थी। अरविंद केजरीवाल उसमें अगुआ बने हुए थे, उनके साथ कुमार विश्वास हो, संजय सिंह हो, या और जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। बहरहाल हर कोई चाहता है देश करप्शन फ्री हो, बहुत सारे लोग वायलेंटली जुड़े थे। बहरहाल धीरे धीरे परतें खुलती गई। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली और सत्ता में आने का प्रयास किया। पहली बार वो चुनाव में इतने सीटें नहीं ला पाए कि वो सरकार बना सके, लेकिन उस वक्त में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच को बाहर रखने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और उनकी सरकार बनाई। जबकि अरविंद केजरीवाल उन्हीं की सरकार को गालियां देकर के आए थे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने फिर पलटी ली, फिर खेल किए और 11 साल से सरकार चला रहे हैं। 11 साल से सरकार चलाने के बाद स्थिति उनकी क्या होती है वह समझ लीजिए। स्थिति यह है उनकी कि वो जनता के किसी मामले में खरे नहीं उतरे। उन्होंने 3 चीजों पे नारे दिए, एक स्वास्थ्य पे दिया, एक शिक्षा पे दिया और एक सुव्यवस्था पे दिया। तो अब आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सबको घर दिए जाएंगे, बेघर कोई नहीं रहेगा और सब कुछ। और स्थिति यह हुई, भाजपा के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2023 मात्र में 2,80,000 लोगों के घरों को तोड़ दिया और वो बेघर हो गए। यह एक बड़ा आंकड़ा है। फिर आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक बना करके किस तरीके से वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया गया। नतीजतन हमने कोविड के दौरान देखा, वहां के अस्पताल बेहाल थे, लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे थे, लोगों को दवाएं और सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जो हालत देखी, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, वो सब ने देखी। इसकी वजह यह है कि 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत थी स्वास्थ्य के बजट के लिए और इन्होंने दिया 372 करोड़। बाकी पैसा प्रचार पे खर्च होता है। स्कूलों में शिक्षा की बात करते हैं तो गरीबों को जो शिक्षा देने के लिए ईडब्ल्यूएस स्कीम है, उस स्कीम में यह स्थिति है कि 56,000 सीटें खाली है, नहीं बच्चों को दिया गया। वहां पर शिक्षकों के पद खाली हैं, हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, सैकड़ों प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं, वाइस प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं, प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं। तो इससे आप समझ लीजिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था कर दी है। यह एक नमूना है और यह देश के पूरे टॉप लिस्ट में देखेंगे तो दिल्ली कहीं टिक नहीं रही है, यह स्थिति है।
दिल्ली में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। कुछ लोगों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन बाकी सबको ठगा जा रहा है। और वो ठग करके किस तरह से लूट की जा रही है वह समझ लीजिए। 2 महीने जब बारिश हुई उस दौरान सड़कों पर डूब के 30 लोग मर गए। सड़कों पर सोचिए आप कि 3 दर्जन लोग सड़कों पे मर जाएं और कोचिंग के अंदर मर जाएं, यह स्थिति पहली बार हुई। इसके बाद आप देखिए, यमुना को निर्मल यमुना बनाने का वायदा करते चले आ रहे हैं और 11 साल में यह स्थिति हुई कि यमुना गंदा नाला बन गया। यह बात आपको समझनी चाहिए। और जिस लोकपाल की लड़ाई लड़ते 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 ये वो सत्ता में आए, उसी लोकपाल को ये भूल गए। इनको याद भी नहीं है लोकपाल नाम की इनकी कोई मांग थी। और जो कैग की रिपोर्ट आ रही है वो विधानसभा में नहीं पेश होने दे रहे हैं। इसके बाद में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ जो बजट प्रचार के लिए रखा वो 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और तमाम योजनाओं के नाम पर जो था उसका भी करीब इतना ही खर्च कर दिया। यानी 1000 करोड़ के करीब ये प्रचार पर अपने सरकारी धन खर्च करके जो पैसा आम लोगों के लिए लगाना था। तो आप इससे समझिए, जब यह स्थिति होती है तो कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर जब लड़ने निकलती है, मुद्दे उठाती है, तो आम आदमी पार्टी बौखला जाती है। कांग्रेस एक ताकत से लड़ी तो निश्चित रूप से वो आम आदमी पार्टी को भी नुकसान करेगी, वो भाजपा को भी नुकसान करेगी। इसी डर से दोनों का हमला कांग्रेस पर है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे भाजपा का हो। और आम आदमी पार्टी की तो स्थिति यह है, वो ये तक अब कहने लगी कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर कर देना चाहिए, हम सारे घटक दलों से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ रही, मुद्दे उठा रही। तो आप याद कर लीजिए, अभी हाल ही के दिनों में हरियाणा में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, और इन 2 चुनाव के दौरान आपने देखा आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच गई। हरियाणा में 90 सीटें 89 सीटों पे लड़ी, 88 में इसकी जमानत जब्त हुई और इसके बाद भी इसने जमानत अपनी जब्त करा के कांग्रेस की 20 सीटें हरवा दी। यानी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दिया, भाजपा की सत्ता कंफर्म कर दी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में लड़ने पहुंच गए और जम्मू क्षेत्र के जो हिंदू वोट थे वो जो कांग्रेस को मिलते वो कटवा करके और इन्होंने अपना काम किया। कांग्रेस ने तो नहीं रोका लड़ने से। इसी तरह ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़ने गए, तमाम सीटों पे हार का कारण बने। इसके बाद आप याद करिए, गोवा में सरकार बनते बनते रह गई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी वहां लड़ने पहुंच गए थे। और गुजरात में एक मजबूत विपक्ष होता था जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती थी, उसे तोड़ने के लिए ये वहां पहुंच गए और नतीजा ये हुआ कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही वहां हुआ। उसके बाद ये असम भी पहुंच जाते हैं, ये कर्नाटक भी पहुंच जाते हैं लड़ने, ये केरल में भी कांग्रेस के खिलाफ वामपंथियों से जाके हाथ मिला लेते हैं और इसी तरीके से ये उत्तराखंड में भी यही काम करते हैं। वहां इन्हें नहीं याद आता कि कांग्रेस भी कोई दल है जो भाजपा से लड़ रहा है, तब ये नहीं कहते। तो फिर अंडरस्टैंडिंग किसकी है? यानी अंडरस्टैंडिंग तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की ही है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है उसे पूरा करने के लिए आरएसएस बीजेपी के अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। यह बात इससे पूरी साबित होती है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अब हमें गांधी नेहरू के विचारों को लेकर, उनकी ताकत को लेकर, उन्हीं के सत्य को लेकर आगे बढ़ना होगा और डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को बचाते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए हमें अब लड़ना होगा। उसके लिए हमें पूरी ताकत से संकल्पित होना होगा। यह कसम बेलगामी में ले ली गई है। इससे भाजपा घबराई है
तो ये हमले कर रही है। आपने देखा ही अभी संसद सत्र के दौरान कि किस तरह से अडानी पर जब हमला हो रहा था तो कैसे कैसे तमाम विपक्ष के दल इधर उधर भटक रहे थे, और उससे आप समझ सकते हैं कौन सच्चा हितैषी है जनता का, जनता के लिए लड़ता है, और कौन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। क्योंकि पैसा तो सारा पूंजीपतियों का, चंदे के रूप में हो या किसी और रूप में हो, वो भाजपा के ही पास जाता है या और तमाम उन दलों के पास। कांग्रेस के पास तो बहुत छोटा सा अमाउंट आता है। इससे इस खेल को समझा जा सकता है। जय